डोकलाम विवाद के बाद से चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। ताजा खबर आज उत्तराखंड के चमोली से आई। बताया गया कि वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिक देखे गए। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर धमकी दी कि चीनी सेना किसी भी तरह की घुसपैठ से निपटने के लिए तैयार है। एनएसजी की सदस्यता का मामला हो या फिर संसद हमले की साजिश रचने वाले मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी घोषित करने की बात हो, चीन ने हर जगह भारत की राह में रोड़ा अटकाया है, अड़ंगा डाला है। जनमन विशेष चीन की 25 चालाकियां। चीन ने फिर भारत को धमकी दी है। चीनी सेना पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कल 90वां स्थापना दिवस था। इसी मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को हराने के लिए चीन की सेना सक्षम है और वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चीनी सेना के इस शक्ति प्रदर्शन में न्यूक्लियर मिसाइलें, फाइटर जेट्स और सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल हुए। 1949 के कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 अगस्त को मनाए जाने वाले आर्मी डे से 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। डोकलाम विवाद के बाद चीन इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि वो भारत को किसी भी तरह से दबाव में लाना चाहता है। अब उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती इलाके में 25 जुलाई को चीनी सैनिक देखे गए। बाराहोती में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हालांकि चीन इसे नहीं मानता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अक्सर LAC पार कर भारतीय इलाके में घुस आती है। 2013 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिल्ली में हुए आंतरिक सुरक्षा की मीटिंग में बताया था कि 2007 से लेकर 2012 के बीच चीन ने 37 बार घुसपैठ की थी। सूत्रों के मुताबिक चूंकि उत्तराखंड में यह इलाका दोनों देशों के बीच इकलौती विवादी जगह है, दोनों देशों के बीच एक तरह का समझौता है कि यहाँ सैनिक तैनात नहीं होंगे, इसीलिए साल में 1 या 2 बार चीनी सैनिक ये देखने के लिए आते हैं कि कहीं भारत ने यहाँ सैनिक तो तैनात नहीं कर दिए। हालांकि दोनों देशों में ये भी सहमति है कि अगर सैनिकों को इस इलाके में जाना भी है तो वो सैनिक यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि सिविल यूनिफॉर्म में ही जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा पहले भी होता रहा है और स्थानीय स्तर पर ही इसे सुलझा लिया जाता है, इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। 24 जुलाई को चीनी सेना ने पहली बार खुले तौर पर भारत को जंग की धमकी दी थी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि मैं भारत को याद दिलाना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह के भ्रम में न रहे। देश की रक्षा करने को लेकर हमारे विश्वास को कोई नहीं डिगा सकता। पहाड़ को हिलाना मुमकिन है लेकिन चीन की सेना को हिलाना मुश्किल है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ज्यादा दांव न खेले, न ही कल्पना लोक में रहे और डोकलाम से अपनी सेना को जल्दी वापस बुलाए। चीन की सीधी धमकी का जवाब भारत ने बेहद संयमित अंदाज में दिया। संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो फिर चीन को भी अपनी सेना हटानी होगी। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। भारत के साथ चीन की करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन बार बार 1962 की जंग की याद दिलाता रहता है। डोकलाम विवाद पर उसने फिर यही किया। चीन की धमकी का रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने करारा जवाब दिया था। जेटली ने कहा था कि अगर चीन 1962 की याद दिला रहा है तो तब की स्थिति अलग थी और अब 2017 में भारत अलग है। अरुण जेटली के इस बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय ने फिर हेकड़ी दिखाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने जेटली के बयान का जिक्र करते हुए फिर धमकी दी। कहा कि अब चीन भी काफी बदल गया है, भारत भी चीन को कम आंकने की भूल ना करे। 2017 का चीन 1962 के चीन से बहुत अलग है। चीन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने शुरू से ही विस्तारवादी रुख अपनाया हुआ है। पड़ोसियों को डरा धमका कर इलाके हड़प लेना,
उसकी पुरानी आदत है। इसी कड़ी में उसने भूटान के डोकलाम पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन बीच में भारत आ गया। चीन ने डोकलाम तक सड़क बनानी शुरू कर दी। युद्ध के हालातों में चीन की ये सड़क भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी, इसलिए भारत की सेना ने सड़क का काम रुकवा दिया। भारत ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि भूटान के साथ उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने की संधि है। भारत का शक चीन पर इसलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि तिब्बत को वो ऐसा ही करके हड़प चुका है। और सबसे बड़ी बात, चीन अगर डोकलाम को भी हड़प लेता तो उसकी बनाई सड़क से चीनी सेना की पहुंच सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाती। युद्ध के हालातों में इस सड़क की वजह से भारत के सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य देश के बाकी हिस्से से कट जाते। चीनी सरकार और सेना के साथ साथ वहां के अखबार भी कम नहीं हैं। अखबार भी पड़ोसी देशों को लगातार धमकी देते रहते हैं। वहां का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन किसी न किसी के हवाले से भारत को धमकियां देता रहता है। 28 जून को ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत में हिम्मत नहीं है कि वो चीन से सीमा विवाद को लेकर उलझे। 4 जुलाई को ग्लोबल टाइम्स के एक्सपर्ट ने कहा कि अगर भारत चीन के नहीं सुनता है तो सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए। 16 जुलाई को चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चेतावनी दी कि अगर उसने हिमालय से विवादित सीमा क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत को डराने के लिए चीन अपने सारे हथकंडों का इस्तेमाल करता है। 1962 में चीन ने धोखे से हमला किया। भारत उस वक्त ये मानता था कि आजादी के बाद जंग सिर्फ पाकिस्तान से ही होगी। चीन से जब विवाद बढ़ा था तब तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने कहा था कि जेनेवा में मुलाकात के दौरान चीनी उप प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि चीन कभी भी सीमा के मुद्दे पर भारत से युद्ध नहीं लड़ेगा। भारत इसी भ्रम में रहा और चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को हमला कर दिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन चीन ने नेहरू की पीठ में छुरा घोंपा। नेहरू पंचशील नीति पर चल रहे थे, लेकिन चीन युद्ध नीति पर चला। नेहरू अक्साई चीन और काराकोरम में चीन को दबाना चाहते थे, जबकि चीन शुरू से ही इसे अपना हिस्सा मानता था। नेहरू ने सोचा भी नहीं था कि चीन इसके लिए भारत पर हमला भी कर सकता है। नेहरू का मानना था कि पिछले 2000 साल के इतिहास में भारत और चीन के बीच एक भी युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए इस बार भी युद्ध की आशंका बेहद कम थी। चीन की बुरी नजर लद्दाख पर भी है। पिछले साल मार्च में चीनी सेना ने यहां घुसपैठ की थी। चीनी सेना पेंगोंग झील के पास सिरजाप इलाके में 5.5 किलोमीटर तक घुस आई थी, लेकिन आईटीबीपी के जांबाज जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। चीनी सैनिक संख्या में भी भारतीय सैनिकों से कम थे, इसीलिए उन्होंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की हो। इसी इलाके में 2015 में अप्रैल और जून में भी चीनी सेना घुस आई थी। चीन कितना शातिर है इसका अंदाजा आपको तिब्बत से हो जाएगा। चीन ने चालाकी और जबरदस्ती तिब्बत को हड़प लिया और उसे चीन में मिला लिया। 1788 तक तिब्बत आजाद देश था, लेकिन इसी साल जब नेपाल की ओर से हमला हुआ तब के दलाई लामा ने चीन से मदद मांगी। चीन ने मदद के बदले शर्त रख दी कि भविष्य में दलाई लामा कौन बनेगा वो चीन तय करेगा। हमले से बचने के लिए तिब्बत को मजबूरी में ये शर्त माननी पड़ी, लेकिन बाद में उसने चीनी दखलंदाजी को मानने से इनकार कर दिया। दलाई लामा को लेकर चीन की भारत से चिढ़ जग जाहिर है, लेकिन वो ये कभी मानने को तैयार नहीं होता कि दलाई लामा और तिब्बत की जनता के साथ चीन पिछले 48 साल से जो करता आ रहा है वो गलत है। दरअसल 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला बोल दिया। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत ने दलाई लामा और उनके हजारों समर्थकों को भारत में रहने की जगह दी। उधर चीन अभी भी तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत से वहां के लोगों का दमन करता आ रहा है। दलाई लामा को लेकर चीन की चिढ़ इसलिए भी है क्योंकि उसे लगता है कि भारत ने उसके दुश्मन को अपने यहां पनाह दी हुई है। चीन की बेशर्मी की हदें तब पार हो जाती हैं जब वो बार बार अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करता है और फिर डंके की चोट पर उसे अपना इलाका बताकर बात टाल देता है। पिछले साल सितंबर में चीन के लगभग 40 सैनिक अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 45 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे।
चीनी सैनिकों ने इस इलाके पर अपना दावा करने के लिए अस्थायी शिविर प्लम पोस्ट भी बनाया। सूत्रों के मुताबिक कुछ चीनी सैनिक 13 सितंबर को चले गए और बाकी चीनी सैनिक 14 सितंबर को ही फ्लैग मीटिंग के बाद चले गए। इसके पहले अगस्त में भी चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 20 किलोमीटर तक दाखिल हो गई थी। चीन हमेशा से ही भारत का दोस्त होने का ढोंग करता आया है। भारत के खिलाफ चालबाजी करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया है। ये इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए भारत लगातार इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। इसके जरिए चीन भारत को जमीन और समंदर में घेरने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगा है। इससे भारत के सामने सीमा सुरक्षा का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ एक और खेल खेल रहा है। डोकलाम विवाद को लेकर चीन के सरकारी मीडिया ने धमकी दी और कहा कि डोकलाम मसला चीन भूटान बॉर्डर विवाद है, इसमें थर्ड पार्टी के तौर पर भारत को दखल देने का क्या हक है। नई दिल्ली के तर्क के मुताबिक अगर उसे ये हक है तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने अपील की तो चीन की आर्मी वहां विवादित एरिया में घुस सकती है, जिससे भारत के अधिकार वाला कश्मीर भी शामिल है। जाहिर है चीन जबरदस्ती और जानबूझकर डोकलाम विवाद की तुलना भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद से कर रहा है। भारत के खिलाफ जाने का चीन एक भी मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीन का करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। दरअसल पाकिस्तान ने 1961 में ये इलाका चीन को दे दिया था, जबकि चीन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आधार ही भारत को कमजोर करना है, इसीलिए चीन पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद देता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी गतिविधियों में चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए चीन ने कभी भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। भारत 1974 में परमाणु शक्ति संपन्न देश बना तो चीन ने पाकिस्तान को ऐसी ताकत बनने में मदद की। 1986 में चीनी वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मदद देनी शुरू की। चीन ने ट्रिटियम गैस पाकिस्तान को दी, जिससे 10 परमाणु बम बनाने में मदद मिली। यही नहीं, परमाणु बम की तकनीक भी पाकिस्तान को चीन ने ही दी। चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल होने से रोकने के लिए भी किया। सिर्फ चीन की वजह से ही भारत एनएसजी में अब तक शामिल नहीं हो पाया है। अगर भारत एनएसजी में शामिल हो जाता है तो उसे दवाई से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक की तकनीक बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। चीन खुद को शक्तिशाली देश बताता है, लेकिन वो भारत से बहुत डरता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है। चीन को पता है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो भारत के पास वीटो पावर आ जाएगी, इसलिए उसने कई बार भारत की उम्मीदों पर पानी फेरा है। वीटो पावर यूएन में कोई भी मुद्दा लाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि भारत को कोई भी ऐसी ताकत मिले जिससे उसे खतरा हो। फिलहाल अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन हैं। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कई द्वीपों पर कब्जा किया हुआ है। योंगशिंग द्वीप पर तो उसने एक आधुनिक सिनेमा हॉल खोल दिया है। दरअसल चीन विवादित क्षेत्र में अपने कब्जे वाले द्वीपों पर लोगों को बसाने के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम द्वीप भी बना चुका है, जिनमें से कईयों पर उसके सैन्य अड्डे और हवाई पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। साउथ चाइना सी पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।